हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में, जो कि हम आपको गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में पढ़ा चुका था। ठीक है, यहाँ तक तो पढ़ा चुका था मैं पहले आप लोग को। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? रज़िया सुल्ताना। ठीक है, रज़िया सुल्ताना कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने पहले क्या किया? अपना पुत्र को नियुक्त किया था रुकनुद्दीन फिरोज को, जिसकी हत्या दिल्ली के और उसकी माता की हत्या किसने किया था? दिल्ली के अमीरों द्वारा कर दिया जाता। ठीक है, जिससे उसके बाद क्या होता है? रज़िया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है। रज़िया सुल्तान का शासनकाल कितना से कितना तक था? 1236 से लेके 1240 तक। ठीक है, नोट डाउन भी करते चलिए आप लोग साथ में। ठीक है, रज़िया के इतिहास की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? रज़िया के इतिहास की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तारीख़-ए-फ़रिश्ता। ठीक है, तारीख़-ए-फ़रिश्ता के लेखक कौन थे? ये कौन है? लेखक है। तारीख़-ए-फ़रिश्ता के लेखक कौन थे? मोहम्मद कासिम बिन फ़रिश्ता थे। ठीक है, कासिम बिन फ़रिश्ता थे, जो कि फ़ारसी भाषा में लिखा गया था। ये पुस्तक को है ना, फ़ारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसने रज़िया सुल्तान ने एक पद सृजित किया था जिसका नाम था अमीर-ए-आख़ुर पद था। ठीक है, अमीर-ए-आख़ुर पद पर किसे नियुक्त किया था? जलालुद्दीन याकूत को। किसे नियुक्त किया था? जलालुद्दीन याकूत को, जो रज़िया का प्रेमी था। ठीक है, रज़िया द्वारा नियुक्त सूबेदार। रज़िया द्वारा विभिन्न स्थानों पर नियुक्त सरदार को नियुक्त किया गया था। भटिंडा का सूबेदार कौन नियुक्त हुआ? अल्तुनिया। ठीक है, लाहौर का सूबेदार कौन नियुक्त हुआ? कबीर खान। ठीक है, कबीर खान कहाँ का सूबेदार नियुक्त हुआ? लाहौर का सूबेदार नियुक्त हुआ। बदायूं का सूबेदार कौन नियुक्त हुआ? इख्तियार उद्दीन। ठीक है, ये तीनों जो है ना रज़िया द्वारा नियुक्त सूबेदार थे। ठीक है, रज़िया का निकाह किसके साथ होता है? अल्तुनिया के साथ। जब भटिंडा ये पहुंचता है विद्रोह को दबाने के लिए, तो इसका ये मतलब क्या है ना, उसको ज़बरदस्ती उससे मतलब उसको बेबस कर देता है शादी करने के लिए रज़िया सुल्तान को। तो ये अल्तुनिया जो है ना रज़िया सुल्तान के साथ क्या करता है? निकाह कर लेता है। ठीक है, निकाह करने के बाद जब लौटता है ना वहाँ से, विद्रोह दबाने के बाद लौटता है, तो क्या होता है? रास्ते में कैथल नामक स्थान पर, कैथल जो हरियाणा में पड़ता है, कैथल नामक स्थान पर डाकुओं द्वारा अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान की हत्या कर दिया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा, डाकुओं के द्वारा अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान का हत्या कर दिया जाता है 13 अक्टूबर 1240 में। 13 अक्टूबर 1240 में अल्तुनिया की हत्या हो जाता है कैथल में डाकुओं के द्वारा। ठीक है, वीडियो पसंद आए शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। दो इतिहासकार थे। ये क्या थे? इतिहासकार थे। एल्फिस्टन ने रज़िया के बारे में क्या कथन कहा था? यदि रज़िया स्त्री ना होती तो इसका नाम महान शासकों में गिना जाता। ठीक है, और एक था मिनहाज, जिसकी पुस्तक तबकात नसरी थे। मिनहाज उस सिराज, इसका पूरा नाम क्या है? मिनहाज उस सिराज। ठीक है, इसके अनुसार भाग्य ने रज़िया को स्त्री बनाया और इसके पास सभी गुण थे शासक बनने का। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? बहराम शाह का शासनकाल 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक रहता है। दिल्ली के शासक इसे नियुक्त किया था। तुर्क अमीरों द्वारा इसको दिल्ली का शासक बनाया गया था। रज़िया सुल्तान की मृत्यु के बाद बहराम शाह दिल्ली का शासक बना। इसको तुर्क अमीरों द्वारा नियुक्त किया गया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, नायब-ए-ममालिक पद का सृजन जो है ना, नायब-ए-ममालिक पद का सृजन किसने किया था? बहराम शाह द्वारा किया गया था। ठीक है, इस पद पर किसे नियुक्त किया था?
मलिक एतकीन को नियुक्त किया था। लेकिन मलिक एतकीन ने क्या किया, अपने आप को राजा के समक्ष समझने लगा, जिससे क्रोधित होकर बहराम शाह ने इससे क्रोधित होकर बहराम शाह ने एतकीन की हत्या कर देता है। एतकीन की हत्या कर देने के बाद अपने आप को सुल्तान समझने लगा, जिसकी वजह से बहराम शाह क्रोधित होकर एतकीन की क्या करता है, हत्या कर देता है। दिल्ली की जनता ने भी इस बात से नाराज होकर बहराम शाह की हत्या कर देता है। ठीक है, आगे टॉपिक की ओर चलेंगे। अलाउद्दीन महसूद शाह। अलाउद्दीन क्या था, बहराम शाह के बाद कौन आया, अलाउद्दीन महसूद शाह आया, जिसका शासनकाल 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक था। ठीक है, 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक था। ठीक है, ये किसका बेटा था, रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था। कौन था, रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था ये अलाउद्दीन महसूद शाह। और इल्तुतमिश का क्या था, पोता था। इसका क्या था, रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था। ठीक है, नायब ए ममालिक पद पर यह किसे नियुक्त किया था, अलाउद्दीन महसूद शाह ने नायब ए ममालिक पद पर किसे नियुक्त किया था, कुतुबुद्दीन हसन को क्या किया था, नियुक्त किया था। और अपना प्रधानमंत्री बलबन को नियुक्त किया। लेकिन बलबन के हाथ में सारा शक्ति केंद्रित हो गया था। ठीक है, ये एकमात्र कठपुतली शासक बनकर रह गया था उस समय का। ठीक है, बलबन के पास सारा शक्ति चला गया था, ये नाम मात्र एक शासक रह गया। ठीक है, लेकिन क्या किया ना, भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली की गद्दी से इसको क्या किया, हटा दिया गया। हटाने के बाद बलबन ने अगला शासक नासिरुद्दीन महमूद को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया, नासिरुद्दीन महमूद को नियुक्त किया। अगला शासक, दिल्ली का अगला शासक कौन नियुक्त हुआ, नासिरुद्दीन महमूद। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इसको क्या किया, दिल्ली की गद्दी से हटा दिया। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। अगला शासक कौन हुआ, नासिरुद्दीन महमूद। शासनकाल कब से कब तक था इसका, 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक था। ठीक है, यह शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार नियुक्त हुआ, कहाँ का सूबेदार था, यानी शासक बनने से पहले नासिरुद्दीन महमूद कहाँ का सूबेदार था, बहराइच का शासक था। ठीक है, यह बलबन के सहयोग से गद्दी पे बैठा, जिसकी वजह से बलबन ने अपनी पुत्री का निकाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर देता है। ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करता है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर देता है। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा शासक था ना जो अपना जीवन यापन के लिए टोपी सिया करता था। जीवन निर्वाह करने के लिए टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। टोपी सीकर क्या करता था, जीवन यापन। ये एक VVI क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा, दिल्ली सल्तनत की कौन सा ऐसा शासक था जो अपना जीवन टोपी सीकर व्यतीत करता था। ठीक है, इसने बलबन को उल्लू खां की उपाधि से सम्मानित किया। बलबन को क्या किया, उल्लू खां की उपाधि से सम्मानित किया। बलबन कौन था, नासिरुद्दीन महमूद का ससुर था। नासिरुद्दीन महमूद का क्या था, ससुर था। ठीक है, इसके दरबार में ही रहते थे मिन्हाज-उस-सिराज, जो लेखक थे ना, तबकात-ए-नासरी का लेखक, तबकात-ए-नासरी पुस्तक के लेखक कौन थे, मिन्हाज-उस-सिराज। ठीक है, उसके लेखक कौन थे, तबकात-ए-नासरी इसी के द्वारा लिखा गया था। तबकात-ए-नासरी नासरी पुस्तक मिन्हाज-उस-सिराज द्वारा लिखा गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद, यानी गुलाम वंश, मामलुक वंश, दास वंश सभी एक ही है।
इसके ख़त्म होने के बाद हम जस्ट ही आप लोगों के लिए MCQ क्वेश्चन लाने वाले हैं गुलाम वंश के शासनकाल के बारे में, ठीक है। आप लोग मस्त होकर पढ़िए और लगन से मेहनत करिए, जिससे कि आपका बिहार पुलिस में रिजल्ट हो सके, ठीक है। ऐसा पढ़िए कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। 21,391 पोस्ट में आप अभी से एक पोस्ट अपना सिक्योर करके चलें, ठीक है। सारा सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलें, जो कि बिहार पुलिस आपका अच्छा रिजल्ट हो सके और आप उसे प्राप्त भी कर सकें, ठीक है। अगला शासक कौन नियुक्त हुआ? नासिरुद्दीन महमूद के बाद कौन आया? बलबन आया। बलबन एक महत्वपूर्ण शासक था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। बलबन किस वंश से था? अफर सिताब। अफर सिताब वंश से कौन था? बलबन था, ठीक है। अफर सिताब वंश से बलबन था। ये किस वंश से था? अफर सिताब वंश से था। इसका बचपन का नाम क्या था? बहाउद्दीन था। बलबन का बचपन का नाम क्या था? बहाउद्दीन था, ठीक है। इसकी इतिहास की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? ताजुल मासिर। इसकी इतिहास की जानकारी किस में मिलती है? ताजुल मासिर नामक पुस्तक में मिलती है, जिसका लेखक था हसन निज़ामी, ठीक है। ताज उल मासिर में इसकी जानकारी मिलती है, जिसका लेखक था हसन निज़ामी। इसने तुर्क ए चिलगानी को समाप्त किया। तुर्कान चिलगानी को क्या समाप्त किया, ठीक है। तुर्कान चिलगानी को शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश, जो हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। और इसको समाप्त किसने किया था? शुरू किया था इल्तुतमिश और समाप्त किया बलबन ने, ठीक है। दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना बलबन द्वारा किया जाता है, ठीक है। दीवान अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था, ठीक है। यह दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना की स्थापना भी करता है। बलबन ने दिल्ली में अस्थायी सेना का स्थापना भी करता है, ठीक है। यह एक बरीद ममालिक पद का सृजन करता है, जो एक क्या गुप्तचर विभाग था, ठीक है। एक विभाग की स्थापना कौन करता है? बलबन ने करता है। बरीद ममालिक, जिसका ये क्या था? गुप्तचर विभाग था। इसने लोह रक्त नीतियों को अपनाया और नवरोज़ त्यौहार को भी प्रारंभ किया। बलबन ने नवरोज़ त्यौहार को प्रारंभ किया और लोह रक्त नीति को भी अपनाया, ठीक है। सीधा फवोज। सीधा का मतलब क्या होता है? सर झुकाकर। सीधा का मतलब होता है सर झुकाकर। और फवोस का मतलब होता है पैर को चूमकर। प्रथा इसने चालू किया था, सिजदा में फवोस प्रथा। ये क्वेश्चन, ये वाला लोह रक्त नीति और नवरोज़ त्यौहार और सिजदा फवोस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग इसको एकदम ध्यान से देखें। और एक ये भी क्या बोलते हैं? दीवान अर्ज, ठीक है। सैन्य विभाग, ये चारों को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का ही आने वाला एग्ज़ाम में, ठीक है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसने क्या क्या उपाधि धारण की थी? जिले इलाही, ठीक है। बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। और एक था नियाबत एक खुदार। नियाबत एक खुदार का उपाधि धारण किया था। इसने दैवीय अधिकार का समर्थन भी किया था, ठीक है। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन थे, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली एटा में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला आप लोग मत समझिएगा, ठीक है। ये पटियाली एटा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, ठीक है।
अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी में हुआ था, पटियाली एटा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और एक दूसरा क्या था? अमीर हसन। अमीर हसन भी बलबन के दरबारी, प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। ठीक है। इनके 2 पुत्र थे, शहजादा खुसरो और बुगरा खां। बलबन के कौन पुत्र थे? 2 पुत्र थे, शहजादा खुसरो और बुगरा खां। बुगरा खां मतलब अपने पिता के शासन को देखते हुए डर से कभी शासक नहीं बना। ठीक है, बुगरा खां। और ये छोटा बेटा था, छोटा पुत्र था यानी बलबन का, और ये बड़ा पुत्र शहजादा खुसरो था। ठीक है। इसने क्या किया, जब पिता का हत्या हुआ तो ये डर से जो है ना, डर से इसको बहुत सदमा उसमें पहुंचा। पिता की हत्या के बाद इसको सदमा पहुंचा। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल पाए और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आऊँ, जो कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ों को सामने रख पाऊँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैकुकाबाद का शासनकाल 1287 से 1289 ईस्वी तक था। कितना था? 1287 से लेकर 1289 ईस्वी तक था कैकुकाबाद का शासनकाल। ठीक है। ये किसका पुत्र था? बुगरा खां का पुत्र था। और किसका पोता था? बलबन का पोता था। ठीक है। इसने जलालुद्दीन फिरोज को पंजाब यानी समाना का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है कैकुकाबाद के बारे में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था उसको हम बता दिए हैं। ठीक है। समाना जो कि पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। इसकी मृत्यु लकवा के कारण हो जाता है। और ये क्या करता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको कैकुकाबाद को यमुना नदी में फेंकवा देता है। ठीक है। कैकुकाबाद का 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स हुआ। अगला शासक कौन हुआ? कैकुकाबाद का 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स हुआ। इसका शासनकाल 1289 से लेकर 1290 तक था। ठीक है। कहीं भी समझने में कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट करें। ठीक है। मैं आपको फिर आगे की वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। किसी भी प्रकार की समस्या हो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, समझने के दौरान में। ठीक है। 3 वर्षीय पुत्र हुआ अगला शासनकाल इसका था 1889 से लेकर 1890 तक था। क्यूमर्स की हत्या फिरोज खिलजी यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा कर दिया जाता है। क्यूमर्स की हत्या किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा कर दिया जाता है। इसके साथ ही गुलाम वंश का अंत हो जाता है। इसके साथ क्या होता है? गुलाम वंश का अंत हो जाता है और इसके बाद दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन शुरू होता है। ठीक है। खिलजी वंश का शासन शुरू होता है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक। ठीक है। आप कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। ठीक है। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब था? 1290 से लेकर 1320 तक। ये हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। ठीक है। ओके, धन्यवाद। बाय।